हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में। अब ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली इसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मल्चिंग के बारे में और उसके बाद हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में बात की है, तो उसी तरह से आज इस वीडियो के अंदर भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड किसी एग्जामिनेशन के अंदर फॉर श्योर हेल्प कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कहूँ तो आईसीआर के जो एग्जामिनेशन हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और साथ में बताऊंगा कि सबसे पहले हम आज मल्चिंग के बारे में उसके टाइप्स को जानेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मल्चिंग से रिलेटेड उन सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद एंटी ट्रांसपेरेंस के बारे में बात करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है और मल्चिंग में वैसे बहुत फेमस है। एंटी ट्रांसपेरेंट एक बड़ा हॉट टॉपिक रहता है, मुझे लगता है कॉलेजेस के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो उन्हें जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जगह मैं यहाँ लिखना चाहूंगा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स लिख सकते हैं हम। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि यहाँ कुछ मैंने दो टॉपिक और ऐड किए हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं, तो उन्हें भी जानेंगे। क्या है वो टॉपिक अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ओके, तो साथ में बताऊंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की शुरुआत के रूप में इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया, हिस्ट्री जानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, उसके बाद हमने ड्रॉट के बारे में अच्छे से बात करी। ड्रॉट का वीडियो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही इनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर की गई है जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। मैं कोशिश करूंगा वे अवेलेबल हों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो आप उन्हें जरूर देखें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मल्चिंग के साथ। मल्चिंग क्या होती है, तो उससे पहले मल्च क्या होती है, राइट? तो मल्च क्या है हम देखते हैं। मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन अ सॉइल सरफेस टू चेक इवेपोरेशन एंड इंप्रूव सॉइल वाटर। कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब अभी कुछ देर में हम जानेंगे। मतलब कोई भी तरह का कैसा भी मटेरियल जो कि सॉइल को कवर कर रहा है, हो सकता है वो सॉइल खुद ही हो। मिट्टी को अगर हम मान लेते हैं, मिट्टी की जमीन के ऊपर की जो मिट्टी की जो परत है, हम कहें जो सॉइल लेयर है, उसे हम थोड़ा सा भुरभुरा कर दें या हम कहें उसे लूज कर दें, तो वो जो मिट्टी की ऊपर की जो लूज लेयर है उसे भी एक तरह का मल्च माना जा सकता है। जैसे हम सॉइल मल्च कह देते हैं, है ना, डस्ट मल्च भी कह देते हैं। तो ऐसे भी मतलब कुछ भी मटेरियल जो कि वास्तव में हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर सके, तो उसे मल्च कहा जा सकता है। एक बात ये लिखी है, अबाउट 60 टू 75% ऑफ रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से इतना ज्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। These evaporation losses can be reduced by applying mulches. Application of mulches results in addition benefits like the soil conservation। देखिए कई सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कि मल्चिंग के क्या क्या काम है। सॉइल कंजर्वेशन कि भाई मिट्टी अगर कवर होगी तो उसके अंदर से हवा से या हम कहीं पानी से उस मिट्टी का इरोजन कम होगा। इरोजन कम होगा यानी हम कह सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर, अगर ऊपर कोई मिट्टी की परत होगी जिसे हम मल्च कह रहे हैं, तो वो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है, सॉइल के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। तो हम कह सकते हैं सर्दियों में ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि ऑर्गेनिक मल्च जो होती है सर्दियों में मिट्टी को गर्म रख सकती है और गर्मियों में मिट्टी को कुछ हद तक ठंडा रख सकती है, तो टेम्परेचर को उल्टा रेगुलेट करे रखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मॉडरेशन या कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं। रिडक्शन इन द सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी को भी हम कह सकते हैं बेनिफिशियल रोल है इसका। और वीड कंट्रोल के अंदर भी ऑफ कोर्स ऊपर अगर लेयर होगी तो वीड्स का बाहर आना कम होगा। और इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगी अगर स्पेसिफिकली हम कहें जो मल्च है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ऐड होगा तो वो सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर करेगा। तो इस तरह से हमें इसकी एडिशनल बेनिफिट्स भी जानने चाहिए, याद रखने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्चिंग यूजिंग दिस वेस्ट इज a cost effective practice which would conserve water, moderate soil temperature, reduce waste, improve the soil health। उसमें ये भी कह दिया इसने कि अगर आपने कोई वेस्ट मटेरियल काम में लिखा है तो उससे तो उस वेस्ट मटेरियल का एक अच्छा इस्तेमाल कर देने वाली बात हो जाएगी। चलो जैसे हम कंपोस्ट वगैरह की अगर बात करें या किसी भी ऐसे कंपाउंड की बात करें जो हमारे लिए फील्ड पर या अदर किसी कंपाउंड के रूप में वेस्टफुल है, तो वो उसे भी मल्च के रूप में काम में लिया जा सकता है उसके अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो। एक डायग्राम के रूप में भी बताया, वैसे इस डायग्राम को हम आगे अच्छे से देखेंगे। चलो बाद में बताया है कि ऑर्गेनिक मल्चेस आर प्लांट रेजिड्यूज। स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक मल्चेस के लिए कहा गया है। ऑर्गेनिक मल्चेस वो है जो प्लांट रेजिड्यूज हैं, स्ट्रॉ, हे, हार्म और साथ में लीव
मैन्योर जैसे कि कंपोस्ट फार्मिंग, यार्ड मैन्योर, एफआईएम या फीड एंड वुड प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्लांट से जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हें एक तरह से हम ऑर्गेनिक मल्चेस के रूप में कंसिडर करते हैं। सिंथेटिक मटेरियल जो भी होते हैं इंसान जिन्हें खुद बनाता है, जैसे कि प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो वहाँ उस तरह के मटेरियल्स को हम एक तरह से इनऑर्गेनिक मल्चेस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि सिंथेटिक मटेरियल या ऐसे नेचुरल मल्च कह सकते हैं, इसे सिंथेटिक कह सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज अ मल्च आर पेपर। पेपर मतलब न्यूज़पेपर को भी काम में लिया जाता है अगर उसकी थिकनेस अच्छी हो, तो न्यूज़पेपर, पॉलीथीन, वैक्स कोटेड पेपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, एस्फाल्ट स्प्रे, मल्चन, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सिंथेटिक मटेरियल के अंदर आती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम क्लासिफाई करें मल्चेस को तो उसके चार मेन टाइप्स कह सकते हैं: इनऑर्गेनिक मल्च, ऑर्गेनिक मल्च, सरफेस मल्च और वर्टिकल मल्च। कहने को पांचवा और छठा पॉइंट इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ कि फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एक तरह से लाइव मल्च, सिक्स पॉइंट मैं कह सकता हूँ डस्ट मल्च, है ना। तो डस्ट इस तरह से आपको मल्च के अलग अलग कई सारे, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कई तरह की टर्म्स देखने को मिलती हैं, तो उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन स्पेसिफिकली ब्रॉड ग्रुप में हम देखें तो चार तरह से क्लासिफाई कर रखा है यहाँ पे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ जैसे कि बताया है, कॉमनली यूज प्लांट और एनिमल रेजिड्यू काम में लेने तो उसे ऑर्गेनिक कह दिया जाता है। और प्लास्टिक मटेरियल या हम कहें इन एनिमल और प्लांट रेजिड्यू के अलावा अगर कुछ काम में ले रहे हैं तो उसे इनऑर्गेनिक मल्च कह दिया जाता है ना। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मल्चेस के, फिर से कुछ बेनिफिट्स बताए हैं आपको स्पेसिफाई करते हुए कि भाई सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन करता है, ये बात आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं सॉइल से कुछ वेपोरेशन होने के लिए पानी ऊपर उठा था, लेकिन उस परत की वजह से वापस वहीं रह गया, तो उसे हम कह रहे हैं सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। हीट ट्रैपिंग, हीट ट्रैप होती है उस कवरिंग के नीचे। रन ऑफ लॉसेस का मतलब क्या हुआ, मिट्टी का इरोजन के रूप में बहना हटना वो कम हो जाएगा। इंक्रीज जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज क्यों? क्योंकि मैंने कहा ऑप्टिमम टेम्परेचर जब कंडीशंस अवेलेबल होंगी, सॉइल अगर अच्छी हेल्थ रख रही है तो उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ सकता है। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा अगर हम कह रहे हैं मल्चेस जो है हमारी ऑर्गेनिक है नेचर के अंदर। वीड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वीड्स का कंट्रोल करना आप समझते हैं। प्रोटेक्टिंग रूट्स फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, टेम्परेचर मैंने कहा रेगुलेट करे रखती है मल्चेस, और टू हेल्प कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, जो कि वही बात है घुमा के लिख दी है रन ऑफ लॉसेस को, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं जहाँ अगर आपको लिखना है सब्जेक्टिवली मल्चेस के क्या क्या फायदे हैं, तो उस तरह से 8 फायदे तो आप गिना ही सकते हैं। उसके बाद आपकी काबिलियत है, आप और भी बातें बता सकते हैं। चलो उस डायग्राम को मैंने जो छोटा सा कट करके दिखा रखा था, यहाँ ब्रॉड ग्रुप में दिखाया है कि जैसे कि बेयर सॉइल है तो उसमें बहुत ज्यादा इवेपोरेशन से लॉसेस हो रहे हैं पानी के, जबकि अगर हम मल्चेस अप्लाई कर रखे हैं, मल्चेस है अगर वहां, तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। एन ऑर्गेनिक मल्च ब्रेक्स डाउन एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ऑर्गेनिक मल्च अगर डिकम्पोज होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे पौधे को, और साथ में वीड के भी कंट्रोल होंगे, और साथ में इवेपोरेशन लॉसेस तो हम कहेंगे कम होंगे ही होंगे। तो इस तरह से हमने जाना। अब कुछ इनऑर्गेनिक मल्चेस में स्पेसिफाई अगर करूं तो पहला टाइप हो सकता है स्टोन मल्चेस। नाम से समझ आता है कि भाई जो भाटे या हम कहें जो स्टोन्स होते हैं, उनको अगर हम काम में ले रहे हैं किसी फ्रूट ट्रीज वगैरह के आसपास या किसी पर्टिकुलर गार्डन के अंदर, इस तरह की चीजें काम में ली जाती हैं, तो उसे जैसे हम कहें ग्रेवल्स, पेबल्स, क्रश्ड स्टोन्स, इन चीजों को हम ड्राईलैंड फ्रूट क्रॉप्स के रूप में या किसी भी तरह से फ्रूट क्रॉप्स के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये काम की बात आपको जो याद रखनी है एग्जामिनेशन पर्पज से, वो ये है कि जो स्टोन्स होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। दे रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कैन क्रिएट अ वेरी हॉट सॉइल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द समर। बहुत ज्यादा ठंडे या बहुत ज्यादा गर्म वाली स्टेट हो सकती है इसके अंदर, और मतलब फ्लक्चुएशन कंट्रोल नहीं होता है इसके अंदर। इस बात को याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक मल्च से बेहतर क्यों नहीं है ये स्टोन मल्चेस, तो इनके अंदर क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बताया है प्लास्टिक मल्चेस के बारे में। ये तो मुझे लगता है आपने फॉर श्योर देखा ही होगा, है ना। देखा ही होगा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, कई बार हम देखने को मिल जाती हैं ये चीजें कि मल्चेस इस तरह से प्लास्टिक के होते हैं। तो ये प्लास्टिक भी अलग अलग तरह से, जैसे फोटो डिग्रेडेबल भी हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। फोटो डिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ, फोटो डिग्रेडेबल मतलब कुछ वक्त काफी लंबे टाइम के बाद सनलाइट से ही वो डिग्रेड हो जाए। जबकि दूसरा बताया है बायोडिग्रेडेबल का मतलब अगर उसे डिकम्पोज किया जाए मिट्टी के अंदर, तो वो हम कहेंगे प्लांट सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे डिकम्पोज कर देंगे, इजीली डिग्रेडेबल होते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, है ना। तो ये इस तरह से प्लास्टिक मल्चेस है। लेकिन प्लास्टिक मल्चेस के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इसके अलग अलग टाइप ऑफ कलर्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फिल्म्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, है ना। ये जो कलर फिल्म्स हम कह रहे हैं वो अलग अलग रंगों की हो सकती है। कौन सी, ब्लैक भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, व्हाइट और सिल्वर कलर, अलग तरह की कलर की हो सकती है। तो इनके अपने आप में अलग अलग यूजेस हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम काम में लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये देखिए टेबल मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करी है, इसमें से हो सकता है आपके सामने एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। भाई रेनी सीजन के अंदर परफोरेटेड मल्च हो सकती है, परफोरेटेड मतलब छेद वाली मल्चेस हो सकती है जिससे पानी आसानी से चला जाए। चलो कोई काम का नहीं, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्चार्ड एंड प्लांटेशन, उसके अंदर मोटा थोड़ा सा हम देख सकते हैं मल्च हुई।
थिकर मल्च होगी। सॉइल सोलरेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कुछ मुझे लगता है स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सॉइल सोलरेशन का क्या मतलब है? सॉइल सोलरेशन मतलब कि हीट को ट्रैप, मतलब सनलाइट को इस तरह से ट्रैप करना है कि जो सॉइल है वो ज्यादा अच्छे से गर्म हो सके, उसमें स्पेसिफिकली बैक्टीरिया या हार्मफुल जो पेस्ट है वो मर जाए उसके अंदर। तो सॉइल सोलरेशन उसके लिए थिन ट्रांसपेरेंट, स्पेसिफिकली याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट फिल्म काम लेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझते हैं, मुझे लगता है आप समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि अगर कांच का कोई बक्सा है उसके अंदर सनलाइट आ रही है, तो ऐसा कभी याद किया करते थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे कि भाई शॉर्ट वेव रेडिएशंस तो अंदर घुस जाती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बन जाती हैं और वो कांच के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं, है ना? ऐसा कभी कुछ आपने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस बात को याद रखिए कि सॉइल सोलरेशन उससे रिलेट किया जा सकता है कि भाई थिन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट अगर फिल्म है तो वो एक तरह से ज्यादा हीट को ट्रैप कर सकेगी और उसे हम एक तरह से सोलरेशन के अंदर काम में ले सकते हैं। वीड कंट्रोल के अंदर ट्रांसपेरेंट फिल्म काम में ली जा सकती है विद सोलरेशन है ऑफकोर्स। तो वीड कंट्रोल एंड क्रॉप्ड लैंड के अंदर ब्लैक फिल्म काम में ले सकते हैं, ब्लैक मोटी फिल्म जो कि वीड्स को बाहर ही ना आने दे, है ना? सैंडी सॉइल के अंदर भी ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलाइन वाटर केसेस के अंदर भी ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस केसेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इवेपोरेशन वाली स्टेट नहीं क्रिएट होगी ब्लैक फिल्म के अंदर। तो आई थिंक इस वजह से यहाँ पे सैलाइन वाटर के अंदर और इसके अंदर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल किया बताया गया है। और समर क्रॉप लैंड जो है उसके अंदर व्हाइट फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट फिल्म जो है वो ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो मिट्टी उल्टा ठंडी रहेगी इस केस के अंदर। तो व्हाइट फिल्म जो है वो समर क्रॉप एरिया के अंदर बताई गई है। इंसेक्ट रेपेलेंट ये एग्जाम में आया हुआ भी है, आई थिंक एग्जाम में मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। इंसेक्ट रेपेलेंट जो है उसके लिए स्पेसिफिकली सिल्वर कलर्ड, मतलब उस चमक से जो इंसेक्ट रिपेल हो तो उसमें सिल्वर कलर्ड फिल्म काम में ली जा सकती है। अर्ली जर्मिनेशन हो तो उसमें थिन फिल्म काम में ले सकते हैं। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, कोशिश करिएगा उसके कुछ रीजंस क्रिएट करें आप अपने दिमाग में ताकि आप इन्हें याद कर सकें। ओके, और कुछ बातें बताई हैं कि ब्लैक फिल्म जो है इट हेल्प्स इन द कंजर्विंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को ज्यादा कंजर्व करती है, कंट्रोल करती है वीट को, रिड्यूस करती है आउट गोइंग रेडिएशन को, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती है। एक तरह से ब्लैक बॉडी है तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जॉर्व ज्यादा कर लेती है लेकिन ज्यादा बाहर रेड नहीं जा रही है। तो आई थिंक इस वजह से ही इसे बस याद रखने में कि सैलाइन वाटर के लिए भी काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वाइट एंड रिफ्लेक्टिव टाइप जो है उसके अंदर कहेंगे इट जनरली मेंटेन्स द रूट जोन टेम्परेचर कूलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ओके, और जैसा कि आपको मैंने समझा ही दिया था कि रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है वाइट, और इसलिए ठंडी रखने के लिए मिट्टी को हम व्हाइट या रिफ्लेक्टिव टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंट के अंदर आपको बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो ये हेल्पफुल रह सकती है हमारे लिए सोलरेशन प्रोसेस में। हाँ, सोलरेशन का मतलब यही है कि सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए सॉइल को बेटर बनाना। नेक्स्ट आपको अलग अलग फोटोज के रूप में ब्लैक मल्च, मल्चिंग और ट्रांसपेरेंट मल्च और साथ में ब्लैक प्लस ट्रांसपेरेंट दोनों का इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए ब्लैक है यहाँ, ट्रांसपेरेंट ब्लैक ट्रांसपेरेंट इस तरह से है। यहाँ सिल्वर मल्चिंग बताई है, यहाँ व्हाइट बताई है और यहाँ ग्रीन मल्चिंग भी आपको एक फोटोज के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरह की चीजों को जरूर याद रख लें, एग्जाम में आ सकती है कि भाई साहब कि सबसे ज्यादा सॉइल टेम्परेचर किस कंडीशन में होगा, तो याद रखना ट्रांसपेरेंट के अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि जनरली दिमाग में क्या आ जाता है कि ब्लैक मल्च के अंदर ज्यादा होगा। ब्लैक मल्च हम सोचते हैं वो तो एक ज्यादा ब्लैक बॉडी है, ज्यादा एब्जॉर्व करेगी, तो हमें लगता है कि उसमें ज्यादा टेम्परेचर देखा जाना चाहिए सॉइल का। लेकिन ट्रांसपेरेंट मल्च मल्च का एग्जाम्पल मैंने बताया, रीजन बताया आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे वो बेटर कंडीशन है। समझ आ रहा है आपको? फटाफट मैं बोले जा रहा हूँ, धप 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 बोले जा रहा हूँ। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? ध्यान आपका भटक नहीं रहा है, आई होप आप, है ना? चलो उस सीक्वेंस को याद रख लीजिएगा, फिर सबसे कम टेम्परेचर व्हाइट वाली के अंदर होगा, इस बात को भी याद रखेंगे, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बात करें तो ब्लैक मल्च डज नॉट अलाउ सनलाइट एंट्री बिलो द सॉइल एंड हेंस चेक वीड ग्रोथ, बट ट्रांसपेरेंट मल्च अलाउ करती है, तो उससे वो हम कहेंगे उसमें वीड ग्रोथ हो सकती है। ट्रांसपेरेंट मल्च क्रिएट्स मोर सॉल्ट एक्युमुलेशन होता है। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट को? ब्लैक से। तो ब्लैक जो मल्च है उसके अंदर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एक्युमुलेशन कम होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट में ज्यादा होता है। ओके, और ब्लैक मल्च रिड्यूसेस द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट, उसमें अपवर्ड मूवमेंट जो है सॉल्ट का वो कम होता है ब्लैक मल्चेस के अंदर। तो उसमें हम जैसे कि बता रहा है कि सनलाइट नीचे कम आ रही है, एंट्री उसकी कम है, तो फिर उसमें इस तरह से इवेपोरेशन के रूप में सॉल्ट का ऊपर आना भी कम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम गए ऑर्गेनिक मल्चेस को फिर से डिफाइन किया है और उसके बाद बताया है, ये डेफिनेशन आप समझते ही हैं कि प्लांट के रेजिड्यू से उसे हम ऑर्गेनिक मल्चेस कह रहे हैं। दीज हैज कैपेसिटी टू इजीली डिग्रेडेड ड्यू टू द
अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वजह से हम कह सकते हैं ये फटाफट डिग्रेड होते हुए सॉइल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएगी, सॉइल के स्ट्रक्चर को भी बेटर कर देगी। काम की बात ये बताई गई है कि ऑर्गेनिक मल्च एक तरह का इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था बहुत पहले ही कि जनरली रिड्यूस द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये काम की बात है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज इंपॉर्टेंट टर्म। मतलब सॉइल अगर ठंड पड़ रही है, मतलब विंटर्स के अंदर सॉइल को थोड़ा गर्म रखना और समर्स के अंदर सॉइल को थोड़ा ठंडा रखना, मतलब उस टेम्परेचर को फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का कुछ हद तक कोशिश कर सकती हैं ये ऑर्गेनिक मल्चेस। ओके, तो इस तरह से इसे याद रखें, कीपिंग सॉइल कूलर ड्यूरिंग द हॉट डेज एंड वार्मर ड्यूरिंग द कूलर डेज, इस चीजों को याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक मल्च डू नॉट प्रोवाइड मच सॉइल इंसुलेशन, इस तरह की इंसुलेशन जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजों में नहीं मिलती है, ऐसा बताया गया है। एंड सो दे अलाउ मोर फ्लक्चुएशन, उनके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ आप इनऑर्गेनिक मल्च के स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्टोन मल्च अगर जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे। और सॉडस्ट डिकम्पोजेस स्लोली, सॉडस्ट याद रखिएगा, सॉडस्ट का मतलब आप समझते हैं, बुरादा जो होता है ना, लकड़ी का बुरादा, उसे सॉडस्ट कहा जाता है। तो सॉडस्ट बीइंग एसिडिक इन नेचर, याद रखना वो एसिडिक होता है, तो उसे हम एसिडिक सॉइल में इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ बातें बताई है कि भाई साहब सॉइल मल्च क्या होता है, डस्ट मल्च मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताने की कोशिश की थी, आई होप आपने उस वक्त ध्यान से सुना है कि द सरफेस ऑफ सॉइल इज लूज, जमीन के ऊपर की जो मिट्टी की परत है उसे आप क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। इट एक्ट एज अ मल्च, उसका काम करेगी, रिड्यूसिंग इवेपोरेशन वगैरह करेगी, तो उसे कह सकते हैं डस्ट या सॉइल मल्च। अब सॉइल डस्ट हेल्प्स इन क्लोजिंग डीप क्रैक्स इन वर्टिसोल, इसे भी याद रखना कि सॉइल मल्च का इस्तेमाल वर्टिसोल्स में डीप क्रैक्स वगैरह को हटाने में किया, क्योंकि ऊपर की मिट्टी अगर मान लेते हैं क्रैक्स वाली है, सूख रही है, तो उसमें आपने एक तरह से प्लॉइंग सी कर दी है, तो वो ऊपर की मिट्टी भुरभुरी या हम कहें कैसी हो गई, लूज हो गई, तो उसे हम डीप क्रैक्स वगैरह तोड़ सकते हैं। और क्रॉप रेजिड्यू लाइक द व्हीट, स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक एक्सेट्रा आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस एज अ स्टबल मल्च, है ना, अगर आपने कोई रेजिड्यू को छोड़ा है फील्ड, तो उसे स्टबल मल्च कह सकते हैं, सरफेस मल्च भी कह सकते हैं, राइट। इफ स्ट्रॉ इज यूज्ड एज मल्च इट इज कॉल्ड द स्ट्रॉ मल्च। ओके, ये आप बातें इजीली समझ सकते हैं। बेनिफिट्स बताए हैं ऑर्गेनिक मल्चेस के, मैं पढ़ूंगा नहीं इन्हें, आप मुझे चुपचाप पॉज करें, इन्हें अपने आप पढ़ने की कोशिश करें, कर लो यार, प्लीज पढ़ लो इन्हें, आपके ये काम आएंगे। अगर कभी थ्योरी एग्जाम कभी लिखोगे या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ गए, तो उन कंडीशन में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। ओके, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है बहुत ईजी है, आप इजीली समझ सकते हैं, लिमिटेशंस को भी इजीली आप कवर कर सकते हैं, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, इजीली आप इसे पढ़ सकते हैं। कि बताया है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी मॉइस्ट वाली कंडीशन हो जाती है, ड्रेनेज वाली कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज पेस्ट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, और मल्चेस एज हे एंड स्ट्रॉ सर्टेन सीड्स दैट मे बिकम वीट, कभी कभी आपने जो नीचे में आपने ऊपर मटेरियल लगाया वही वीट की ग्रोथ के लिए साबित हो जाए, तो वो लिमिटेशन के रूप में लिखने को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक काम का पॉइंट बताया है लाइविंग या लिविंग मल्च। लिविंग मल्च मतलब क्या है, कवर क्रॉप्स लगा देना, कि हमारी मेन क्रॉप की साइड में कुछ और दूसरी क्रॉप्स लगा दी गई हैं, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, कवर क्रॉप्स या लिविंग मल्च कह सकते हैं। लिविंग मतलब जिंदा है ये मल्च, तो जिंदा है तो कौन सी क्रॉप्स के रूप में काम में ले सकते हैं ना। अब काम की बात ये है कि इसके अंदर इरोजन कंट्रोल, नाइट्रोजन फिक्शन इज इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकता है कि लिविंग मल्च जो है उसका स्पेसिफिक फीचर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या अदर न्यूट्रिएंट की फिक्सेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। कि मान लेते हैं हमने पल्सेस लगाई रखी हैं कवर क्रॉप के रूप में, तो वो जमीन के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगी, पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए लिविंग मल्च से रिलेटेड। लिविंग मल्च से रिलेटेड ही आपको कुछ और बातें भी बताई हैं यहाँ पे कि 25 to 30 केजी पर हेक्टेयर के रूप में बताया, नाइट्रोजन इतना ज्यादा ये फिक्स कर सकते हैं, तो ये और स्पेसिफिकली कुछ दो नाम बताए हैं जो आप लिविंग मल्च के रूप में याद कर सकते हैं कि सबूबुल और ग्लिसरीडिया व्हेन यूज्ड एज लिविंग मल्च। यहाँ उसके फोटोज नहीं दिए गए, बट ऐसा बताया है कि अगर सबूबुल और ग्लिसरीडिया काम में लिए जाएं वेजिटेटिव बैरियर के रूप में ऑन काउंटर की लाइज नॉट ओनली सर्व एज इफेक्टिव मल्च व्हेन कट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड सरफेस बट ऑल्सो सप्लाइज नाइट्रोजन। अच्छा, इन्हें हम कट कर दें और स्प्रेड कर दें तो ये ना सिर्फ इफेक्टिव मल्च का काम करेंगे बल्कि साथ में ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह की चीजें आपको बताई है। नेक्स्ट सरफेस मल्चिंग एंड वर्टिकल मल्चिंग के बारे में आपको बता सकते हैं हम कि भाई सरफेस मल्च का मतलब सीधा मत समझ आता है कि कुछ स्प्रेड कर दिया जाए सरफेस पे, है ना। बात करेंगे इसकी, जैसे कि स्टबल मल्च की बात करी तो स्प्रेड स्प्रेड कर देंगे, तो वो सरफेस मल्च है। लेकिन वर्टिकल मल्च इंपॉर्टेंट है कि खड्डे खोदे जाएं इस तरह से लंबे लंबे, मान लेते हैं ये पेड़ है, इसके पास में ये इंसान गहरा खड्डा खोद रहा है, तो इस तरह से ये जो गहरा खड्डा है वो क्या काम करेगा, एक तरह से वर्टिकल मल्च का काम करेगा जब उस खड्डे में आपने कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल रखा हो। तो हम कहेंगे 30 सेंटीमीटर डेप्थ हो और
35 centimeter width हो across the slope at vertical interval of 2 to 4 मीटर एंड फिल विद सम ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दीजिए उसमें, तो ऐसी कंडीशन जो है वो वर्टिकल मल्चिंग का काम करते हैं। अब जो जो यहाँ पे हम कहें स्पेसिफिकली, जैसा कि यहाँ दिखा सकते हैं आपको, ये खड्डे बनाए हैं इन्होंने और इसके अंदर मटेरियल भर दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर वर्टिकल मल्च के अंदर मॉइस्चर स्टोर हो सकता है और उसके पास में जो भी जड़ें पहुंचेंगी वो उसमें से क्या कर सकती हैं, मॉइस्चर को ले सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप समझें, ये क्या है, वर्टिकल मल्च है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टर्म है वर्टिकल मल्च, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो इसे याद रखेंगे। विल हेल्प टू रिड्यूस द रन ऑफ लॉसेस एंड इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट काम की बात ये है कि देखो, सबसॉइलिंग वर्टिकल मल्चिंग इज अडॉप्टेड, और कुछ काम की बातें बताई हैं कि टू इम्प्रूव इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इन ब्लैक सॉइल, तो वर्टिकल सॉइल का वर्टिकल मल्चिस का इस्तेमाल ब्लैक सॉइल में किया जा सकता है, या हम कहें वर्टी सॉइल में किया जा सकता है। इस चीज को याद रखना, ये काम की बात है। डन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्टिकल मल्च इज डेवलप्ड फॉर हैवी सॉइल, वही बात है जो आपको बताया, हैवी सॉइल मतलब क्ले सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल कंसिडर किया जा सकता है ना। अब स्पेसिफिकली क्रॉप का नाम भी दिया है, तो इसे भी याद रखना। देखो, वर्टिकल मल्च के नाम पे हमें कॉफी गार्डन को भी याद रखना जरूरी है, ये आप एग्जाम में आ सकता है। बाकी के पॉइंट्स को आप इजीली पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ी डील है, ये आसानी से आपको समझ में आ सकता है। बात करें इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो है एंटी ट्रांसपायरेंस। बात करें एंटी ट्रांसपेरेंट, देखो फोटो बनाने की कोशिश की है मैंने इसके अंदर कि भाई प्लांट से जो पानी निकल रहा है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है कुछ, है ना। एंटी टू द ट्रांसपायरेशन सब्सटेंस व्हिच इज एंटी, एंटी हम कह सकते हैं इज फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांसपायरेशन, उसे हम कह सकते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। तो अब एंटी ट्रांसपेरेंट जो है उसकी डेफिनेशन एनी मटेरियल, वापस हम इस तरह से एनी मटेरियल से ही डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हमने मल्चिंग में स्टार्ट की थी, वैसे एनी मटेरियल अप्लाइड टू द ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस फॉर रिड्यूसिंग द वाटर लॉसेस फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज द एंटी ट्रांसपेरेंट। चार तरह के होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है और बच्चे बच्चे को याद नहीं रहते हैं एग्जांपल्स। चार टाइप तो सबको याद होते हैं, एग्जांपल कुछ लोग भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्टोमेटल क्लोजिंग कौन है, फिल्म फॉर्मिंग कौन है, रिफ्लेक्टिव कौन है और ग्रोथ रिटार्डेंट कौन है। तो सबसे पहले स्टोमेटा क्लोजिंग का मतलब क्या है, तो स्टोमेटा को ऐसा कुछ केमिकल जो स्टोमेटा को कंट्रोल या बंद करके रख सके, है ना, स्टोमेटास को बंद करके रख सके। चलो स्टोमेटास कैसे बनाऊं मैं आपके सामने, इस तरह से कुछ पर्टिकुलर शेप बताई जा सकती है ना, चलो थोड़ा नहीं बनाए तो ठीक है। तो स्टोमेटास जो है उसको ओपन क्लोज रखने का काम कर सकते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। और कुछ फंगीसाइड स्पेसिफिकली नाम याद रखना है कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पीएमए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि फंगीसाइड पीएमए और हर्बिसाइड एट्राजन एट लो कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड एज द स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। ओके, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो देखो, बाकी बातें गोल करने वाली हैं, मतलब माहौल बनाने वाली बातें आप समझ जाएंगे इन्हें, कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटा ओनली, एंड दिस रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस को कम कर सकता है, सक्सेस ज्यादा नहीं है, ग्रीन हाउस स्टडीज में ही है, तो ज्यादा काम की बात है। एग्जाम में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। फिल्म फॉर्मिंग के अंदर भी माहौल बनाने वाली बातें तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन स्पेसिफिकली एग्जाम्पल जैसे कि मोबिलिफ, हेक्साडेकानॉल और सिलिकॉन आर द फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग मतलब एक पत्ती के ऊपर फिल्म बना ले, है ना, जो कि पानी को ज्यादा बाहर ना जाने दे। तो प्लास्टिक और वैक्सी मटेरियल से हम काम में ले सकते हैं, जो फिल्म का रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिफ्लेक्टेंट टाइप मतलब ऐसी परत जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उसमें स्पेसिफिकली एग्जांपल आता है 5% केओलिन, है ना, 5% याद रखना जरूरी है, और केओलिन भी याद रखना जरूरी है। और डायटमस अर्थ, जिसे हम सिलाइट कह सकते हैं, तो सिलाइट भी इसके लिए काम में लेते हैं। दो एग्जांपल याद रखने, ये जनरली केओलिन तो सबको याद है आपको, डायटमेशियस, सॉरी डायटोमोशियस, डायटोमोशियस, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, याद तो कैसे याद रह जाएगा लेकिन मुझे। डायमेटिशियस अर्थ जो है, जिसे स्लाइड कह सकते हैं, उसे काम में लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेंट्स की बात करें, तो साइकोसील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल सी जिसे कह देते हैं, CC तो साइकोसील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल व्हिच कैन बी यूज्ड एज द ग्रोथ रिटार्डेंट, है ना। ग्रोथ रिटार्डेंट तो कि शूट की ग्रोथ को कम कर देगा, है ना, और इंक्रीज कर देगा रूट ग्रोथ को। तो इस तरह की ग्रोथ रिटार्डेंट जो है वो कौन से हैं, साइकोसिल है, एग्जांपल याद रखना है। ओके, अब अदर कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन को पढ़ते वक्त, क्या है वो अदर टॉपिक्स। पहला टॉपिक इसमें आता है विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स। कई बार आपने स्कूल्स में, स्कूल में तो नहीं पढ़ा, कॉलेजेस के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में क्या फर्क होता है। विंड ब्रेक इज एनी मटेरियल व्हिच कैन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। तो विंड ब्रेक मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, जरूर नहीं है कि वो पेड़ ही हो, वो कोई और हम इंसानों ने बनाया हुआ कुछ शेड, हम कह रहे हैं इन शेड वगैरह ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हमने इन शेड तो न जाने क्यों बोला हूँ मैं,
मतलब कोई और ऐसे मान लेते हैं कोई दीवार बना दी है तो वो भी क्या है एक तरह का, अगर हवा के बहाव को रोक सकती है तो उसे विंड ब्रेक कहा जाएगा। और दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द विंड फ्लो एंड रिड्यूस द विंड स्पीड। बट अगर हम कहें शेल्टर बेल्ट्स क्या है, शेल्टर बेल्ट स्पेसिफिकली इस तरह के जो पेड़ों के लिए ही काम में लेते हैं, बात रो ऑफ ट्रीज के लिए ही काम में ली जाने वाली बात है। एक ये लाइन जरूर याद रखें कि जहां से हवा आ रही है उसे विंडवार्ड साइड कहते हैं, जहां कुछ जा रही है उसे हम लीवार्ड साइड कहते हैं। देखिए आपको याद कराने के लिए मैंने डायग्राम भी रखा है, जहां से हवा आ रही है उसे विंडवार्ड साइड और यहाँ से जा रही है तो उसे लीवार्ड साइड कहा जाता है। अब ये टर्म्स हमें क्यों बताई गई हैं तो अभी आपको कुछ देर में पता चलेगा। ये शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ विंड, दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड फ्लो कंप्लीटली। शेल्टर बेल्ट ज्यादा पूरी कंप्लीटली नहीं रोकते हैं लेकिन काफी हद तक विंड को धीमा कर देते हैं। तो ये इसके फायदे बताए हैं, टू द पॉइंट याद करना होगा कि सॉइल इरोजन को भी कम कर देगा, क्रॉप यील्ड बढ़ा देगा, लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करेगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगा, एस्थेटिक लगेगा, एनहेंस करेगा एस्थेटिक्स, और मैनेज ड्रिफ्टिंग। वास्तव में एस्थेटिक लगता है जब आप, अगर रियल लाइफ में आपने शेल्टर बेल्ट देखे हो कहीं किसी खेत में, है ना, दूर से ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो खेत। और मैनेज ड्रिफ्टिंग स्नो, इंक्रीज लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, वही बात, और रिड्यूस हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें शेल्ट, ये नाम मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके रूप में स्टेटमेंट के रूप में आपको नाम में आ सकती है कि शेल्टर बेल्ट्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसिकेटिंग विंड। डिसिकेटिंग विंड मतलब जो हवाएं आ रही हैं टू एक्सटेंड ऑफ 5 to 10 टाइम्स देयर हाइट, उनकी हाइट से 5 से 10 गुना ज्यादा विंडवार्ड साइड पे और 30 गुना ज्यादा लीवार्ड साइड पे हवा का बहाव कम हो जाता है ना? तो कितना प्रोटेक्शन, और डेसिकेटिंग विंड मतलब विंड की वेलोसिटी को कितना कम कर सकते हैं कि भाई आपको बताया विंडवार्ड साइड पे 5 से 10 गुना और लीवार्ड साइड पे 30 गुना। किसका 30 गुना? इस प्लांट की या आप कहें ट्री की जो हाइट है उसका 30 गुना तक वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसको लॉजिकली मैथमेटिकली ज्यादा दिमाग ना लगाएं, चुपचाप स्टेटमेंट बताया है, चुपचाप स्टेटमेंट याद कर ले में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू रिडक्शन इन द विंड स्पीड इवेपोरेशन लॉसेस आर रिड्यूस्ड एंड मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ठीक है, ज्ञान की बातें माहौल बनाने के लिए बताई हैं, काम की बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीड कंट्रोल हो सकता है। वीड कंट्रोल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट वीड कंट्रोल एलिमिनेट्स द कंपटीशन ऑफ द वीड्स, कि वीड्स को ही अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वीड्स ज्यादा मॉइस्चर अपटेक करते हैं एज कम्पेयर टू द क्रॉप। तो ट्रांसपायरेशन रेट फ्रॉम वीड्स इज मोर कंपेयर टू द क्रॉप्स। बात काम की है, याद रखिएगा कि वीड्स उल्टा ज्यादा इवेपोरेशन करते हैं, तो हमने पानी दिया था पौधों के लिए और ये वीड नालायक जो है हम पानी ज्यादा उड़ा रहे हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो अगर हम वीड्स को कंट्रोल करें तो वो भी अपने आप में मॉइस्चर कंजर्वेशन एक प्रैक्टिस हो सकती है। दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेजर भी बताया गया है ऐसे, इस तरह की लाइन भी बताई गई है, तो इसे भी आप दिमाग में रखिए, मोस्ट यूजफुल मेजर टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन लॉसेस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे जो बढ़ सकते हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली बढ़ते हुए याद रखते हैं कि ब्रॉड बैड एंड फर्रूज जो है बीबीएफ जिसे हम कह सकते हैं, तो वो इफेक्टिव होते हैं ब्लैक सॉइल में। उनकी जो विड्थ है वो 120 से 180 मीटर सेंटीमीटर हो सकती है। अब देखिए इनके ऊपर चाहे तो एक पूरा पूरा पैराग्राफ बन सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक बातें बताई हैं जो आप याद कर लें तो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ओके, तो इन सारों का आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इन सारों को पढ़ें और अपने दिमाग में उन्हें स्टोर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है एग्जाम में फॉर श्योर आ सकता है वो है आइडियो टाइप ऑफ कल्टीवार फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने यहाँ एडिशनली रख दिया है, बाकी सारे तो रिलेट भी हो रहे थे इसमें, मॉइस्चर कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो बाकी सारे रिलेट हो गए। ये टॉपिक थोड़ा रिलेट नहीं हुआ था फिर भी मैंने घुसा दिया, मैं कहा भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। आइडियो टाइप ऑफ, आइडियो टाइप मतलब ये कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए क्रॉप्स के अंदर जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर सर्वाइव कर सकेगी। तो ये सारे याद रखने हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन हो जल्दी, जैसे एफिमेरल्स की बात कर रहे थे ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं। ड्वार्फ प्लांट हो, ज़्यादा शूट साइज ज़्यादा ना हो तो ट्रांसपायरेशन के रूप में हम कहेंगे। लॉसेस जो है पानी के थोड़े हो सकते हैं कम हो। लार्ज फ्लैग फ्लैग लीफ के बारे में बताया है। डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हो, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, हायर यील्ड पोटेंशियल, बोल्डर ग्रीन्स, extensive and deeper root system, horizontal leaf orientation, resistance to the pest disease, पैरा हेलियोनास्टिक मूवमेंट, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। रिस्पॉन्सिव टू इनपुट्स एंड इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक बिहेवियर। इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखें, ये आइडियो टाइप्स के रूप में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
चुके हैं का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए हर 5 सेकंड के गैप पर आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। आप अपने मन में आंसर प्लीज ईमानदारी से गैस करें और फिर अपना आंसर जो है, सही आंसर जो है चेक करें। कोशिश करेंगे एंड में आपको वो मिल जाए, आंसर की के रूप में मिले, सीधा आंसर की मिल जाएगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सीधा मैचअप कर लीजिएगा। कहने का मतलब समझ गए कि अपने आंसर्स को कॉपी में लिस्ट बना लिए, लास्ट में अगर जो आंसर की आए उस आंसर को उसके साथ मैच कर लें। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हमने मल्चिंग और एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में अच्छे से बात करने की कोशिश की है। और भी इसके अंदर कुछ कमी रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको लगे कुछ ये हो, आपको कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम क्या जानेंगे, तो वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट का टॉपिक भी अगर हम कवर कर लेंगे तो ये एक तरह से वीडियो सीरीज हमारी जो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।